हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। अपन कल बात कर रहे थे वीट की और वीट के अंदर रोगों की कि गेहूं में कौन कौन से रोग आते हैं। तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूं जो मेरे पास कमेंट्स आए हैं। तो एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर जेट का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो बेटा जेट का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट कंफर्म है कि 2 अगस्त को यूनिवर्सिटी ने डेट दी है। 2 अगस्त को जेट का एग्ज़ाम होना है। और एक स्टूडेंट का दूसरा भी कमेंट्स आया होता है कि सर जो क्लासें आपकी जो चल रही है वो रेगुलरली रखना और इसी प्रकार से कंटिन्यू बनाए रखना पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से। तो हम जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए इसका मतलब ये है कि आपको कंप्लीट सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का कौन कौन से एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तीनों सब्जेक्ट का आईसीआर, जेट और बीएचयू के हिसाब से चल रहे हैं। तीनों का कंप्लीट सिलेबस अगस्त महीने तक, अगस्त के स्टार्टिंग 1 अगस्त तक आपको कंप्लीट करवा देंगे ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर दिक्कत ना आए। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीडियो जितने भी आप स्टूडेंट देख रहे हैं आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जितने लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ेंगे उसके हिसाब से हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, हम भी आपको उतना ही इंटरेस्ट लेके और बढ़ा पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ मेरे जो कॉलेज गंगानगर के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ गोलूवाला, तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के आपके जो एमएससी के लिए प्री पीजी है और जेआरएफ जो एग्ज़ाम आप दोगे उनके लिए ये वीडियो आपका बिल्कुल एज इट इज़ कंपलसरी है। और आपको सारा सिलेबस जो एग्ज़ाम के अंदर है वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ एग्रीकल्चर का, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपने घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपने जितने भी ग्रुप है उसमें भेजें और लाइक से जो बढ़वाएं ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे जो स्टूडेंट रहे हैं वो कितना लाइक्स कर रहे हैं। और आप कमेंट्स भी किया करो ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे। और आपके घर बैठे आपकी जो तैयारी हो रही है बिल्कुल कंपटीशन के एग्जाम के माध्यम से हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से लेवल से आपका कंप्लीट सिलेबस हो रहा है। ठीक है। तो कल अपन ने जो बात की थी और आपके जो छोटे बहन भाई है जो से 11th 12th के एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके पास भी ये वीडियो भिजवाएं ताकि उनको भी आगे कंपटीशन एग्जाम में आना है और उनको भी समझ में आए कि एग्रीकल्चर के माध्यम से कौन कौन से एग्जाम्स की तैयारी करनी है और कंपटीशन किस लेवल का है, हमें किस लेवल से तैयारी करनी चाहिए ताकि आप उनको दिक्कत नहीं आए, बढ़िया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हो जाए। अब जो अपन बात कर रहे हैं कल वीट की बात कर रहे थे, वीट के अंदर डिजीज की बात चल रही थी, गेहूं में रोग की। तो बेटा मैंने आपको गेहूं में 6 रोग बताए हैं प्रमुख। कितने रोग बताए हैं? 6 रोग। उसमें से 3 रोग मैंने करवा दिए हैं। कौन कौन से करवाए हैं वो मैं बता देता हूं। एक तो आपको रस्ट करवाया है। कौन सा करवाया है? रस्ट। रस्ट बेटा 3 प्रकार का होता है, तीनों मैंने करवाए हैं। एक तो है आपका ब्राउन रस्ट, दूसरा आपका येलो रस्ट और तीसरा आपका ब्लैक रस्ट। उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो मैंने कराया है वो आपको कराया है ल्यूज स्मट ऑफ वीट यानी अनावर्त कंडवा रोग। गेहूं का अनावर्त कंड रोग। और तीसरा मैंने आपको करवाया वो है आपका करनाल बंट। ये तीनों रोग मैंने आपको बता दिए किस कारण से होते हैं, इनकी पहचान क्या है और कब होते हैं, इनका कंट्रोल क्या है, यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया। आज जो नेक्स्ट है 3 रोग बचे हैं, तीनों रोग मैं आपको आज करवा दूंगा और आज आपका वीट का जो चैप्टर है ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना बेटा। नेक्स्ट अपना जो डिजीज है, इंपॉर्टेंट डिजीज है, ये कौन सी है? नंबर 4 है। नंबर 4 पे है ये आपकी गेहूं में गेंगला रोग। गेहूं का गेंगला रोग इसका दूसरा नाम है ईयर कोकल।
ईयर कोकल डिजीज, और इसका एक और इसको बोलते हैं सीड गाल डिजीज। गेहूं का गेंगला रोग, ईयर कोकल डिजीज और सीड गाल डिजीज तीनों एक ही नाम है। अब सबसे पहले इसका रोग कारक भाई रोग कारक कौन सा है? इसका रोग कारक है एग्यूना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि। बेटा आपने जो ऊपर के 3 रोग पढ़े थे, तीनों रोग किससे हो रहे थे? कवक से हो रहे थे। किससे हो रहे थे? कवक द्वारा इनका फैलाव हो रहा था। लेकिन ये जो रोग है गेहूं का गेंगला रोग, ये किससे हो रहा है? सूत्रकृमि से हो रहा है। तो सूत्रकृमि तीनों रोग किससे थे? कवक द्वारा। और चौथा जो रोग है ये किससे हो रहा है? सूत्रकृमि से। अब जो सूत्रकृमि क्या होता है? तो सूत्रकृमि इसको इंग्लिश में नेमेटोड्स बोलते हैं। ये जो जमीन के अंदर रहते हैं और बिल्कुल पतले धागेनुमा इनकी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? पतले धागेनुमा संरचना होती है और जमीन के अंदर रहते हैं। ज्यादा अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहोगे तो आपको बायोलॉजी के अंदर मिलेंगे ये चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि इस रोग को सबसे पहले कहां पे देखा गया था? किस रोग को? गेहूं के गेंगले रोग को। तो इस रोग को देखा गया था बेटा इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में देखा गया था। कब देखा गया था? सन 1743 के अंदर। 1743 के अंदर देखा गया था। कहां पे? इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद में भारत में कब देखा गया? भारत में सबसे पहले देखा गया था आपका पंजाब के अंदर। कहां पे? पंजाब राज्य के अंदर। कब? 1919 में, 1919 के अंदर। 1919 के अंदर पंजाब राज्य के अंदर देखा गया था। उसके बाद में क्या किया? भारत के गेहूं का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था, आयात निर्यात का, उसको बंद कर दिया। आयात निर्यात का जो काम था उसको बंद कर दिया। क्यों कर दिया बंद? कि ये रोग है, ये रोग को कंट्रोल करने के लिए बंद कर दिया ताकि ये रोग ज्यादा ना फैल पाए। कब? 4 क्वेश्चन बताएं यहां तक। इसका जो रोग कारक है वो एग्यूना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि से। सूत्रकृमि होता क्या है वो भी बता दिया। सबसे पहले कहां देखा? इंग्लैंड में। कब? 1743 के अंदर। उसके बाद में भारत में, पंजाब राज्य में 1919 में। उसके बाद में जो देश में आयात निर्यात का काम था वो बंद कर दिया। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, ऊपर बता रहा हूं। उसके बाद में इसकी पहचान आती है कि पहचान क्या है, लक्षण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, कि इसको कैसे पहचानेंगे। इसके लक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं सिम्टम्स। तो इसके जो सिम्टम्स है, इससे गेंगला रोग से जो ग्रसित पौधा है वो क्या रहता है? बौना रह जाता है। बौना रह जाता है। नंबर 1 बात तो है कि जो पौधा है वो बौना रह जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। दूसरा कि इससे ग्रसित जो पौधे की बालियां हैं वो किस में बदल जाती है? टेढ़ी मेढ़ी संरचना में बदल जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस रोग से ग्रसित पौधे की बालियां टेढ़ी मेढ़ी संरचना में बदल जाती है। भाई गेहूं की जो बाली है वो क्या कर देगी? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी संरचना के अंदर बदल जाएगी। एक जो बाली है वो टेढ़ी मेढ़ी संरचना में बदल जाएगी। अब टेढ़ी मेढ़ी संरचना में बदलेगी तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा।
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैं ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं इस क्वेश्चन पे, पॉइंट के ऊपर, कि किस रोग के कारण, क्वेश्चन ये आया कि किस रोग के कारण गेहूं की बाली के अंदर टेढ़ी मेढ़ी संरचना बदल जाती है। तो किस रोग के कारण आए, तो आपको याद रखना है कि गेंगला रोग, ईयर कोकल डिजीज और सीड गाल डिजीज, तीनों नाम बताने हैं। और क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए कि किस रोग के रोग कारक के कारण गेहूं में टेढ़ी मेढ़ी संरचना, बाली के अंदर टेढ़ी मेढ़ी संरचना बन जाती है, तो गेहूं के रोग कारक पूछा तो बेटा रोग कारक ये है एग्यूना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि, और ज्यादातर 99% यही पूछते हैं क्योंकि टेक्निकल वर्ड है ये, तो ध्यान रखना, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। अब इसके बाद की जो बारी है, लक्षण आपको बता दिए किस प्रकार के होते हैं। अब भाई इसका है कंट्रोल, कि कंट्रोल कैसे करते हैं, कंट्रोल नियंत्रण कैसे करते हैं। तो इसके नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना है, 20% नमक के अंदर बीजों को बीज उपचारित करके बोएं। 20%, कितना परसेंट, 20% नमक के अंदर बीज को बीज उपचारित करें, सीड ट्रीटमेंट करें। कितने परसेंट में, 20% के अंदर सीड ट्रीटमेंट करके वो, यानी बीज को 20% जो नमक का घोल है उसके अंदर डुबोकर उसके बाद में सोविंग करें। और इसके बाद के अंदर इसके बाद में आपका कार्बोफ्यूरान कितना, 3 ग्राम प्रति 15 से 20 केजी, 15 से 20 केजी सीड के हिसाब से, सीड के हिसाब से जब आप सोविंग करते हैं उस टाइम इसका छिड़काव करें। कितना, कार्बोफ्यूरान 3 ग्राम 15 से 20 केजी सीड के हिसाब से सोविंग करते समय छिड़काव करें। दोनों कंट्रोल है। इसके बाद में दो रेजिस्टेंट वैरायटी है जिनकी सोविंग करने के बाद में गेहूं में गेंगला रोग, ईयर कोकल या सीड गाल डिजीज नहीं होता। वो कौन कौन सी है, नंबर 1 कौन सी, रेजिस्टेंट वैरायटी, रोग प्रतिरोध किस्म, एक तो आपकी NP 908 और दूसरी आपकी A227 227। दो प्रतिरोध किस्म है, रेजिस्टेंट किस्म है, एक तो NP 908 और दूसरी है A227। इन वैरायटी को अगर आप सोविंग करोगे तो इसके अंदर गेहूं की गेंगला रोग नहीं लगेगा, ईयर कोकल रोग नहीं लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंट पावर है। ठीक है, तो ये बेटा गेहूं का गेंगला रोग कंप्लीट हो गया। अब नंबर 5 है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब नंबर 5 है आपका टुंडू रोग, जिसे सेहू रोग भी बोलते हैं। गेहूं का टुंडू डिजीज या गेहूं की सेहू डिजीज। नंबर 5 पे है गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग, और इसे क्या बोलते हैं, सेहू रोग। दोनों नाम से एग्जाम में पूछ लेते हैं, टुंडू डिजीज क्या है और सेहू डिजीज क्या है। तो इनका सबसे पहले रोग कारक इसका कोरिनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु और प्लस एक तो इसमें कोरिनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु है। दूसरा इसके अंदर कौन सा है, एग्यूना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि। भाई कोरिनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु और दूसरा है एग्यूना ट्रिटिसाई नामक सूत्रकृमि। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कौन सा रोग हो जाता है गेहूं में,
टुंडू रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? टुंडू रोग हो जाएगा। अब इसकी है पहचान, लक्षण, सिम्टम्स क्या है इसके? तो इसकी सिम्टम्स है कि इस रोग से ग्रसित पौधे की बालियां हैं वो जल्दी आएगी, सॉरी, इसकी बेटा पहचान है कि टुंडू रोग के कारण जो गेहूं की जो बालियां हैं और गेहूं की जो पत्तियां हैं वहां पे आपको गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा। कैसा? गेहूं की बालियां और पत्तियों पर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा। भाई टुंडू रोग की पहचान, सबसे प्रमुख पहचान है कि गेहूं की जो बालियां किस प्रकार की? ये जो बाली है आपकी, इस प्रकार की गेहूं की बाली होती है। इस जो बाली है, बाली के ऊपरी भाग पे गोंद जैसा चिपचिपा, बाली और पत्तियां दोनों के ऊपर गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ दिखाई देगा। तो आप पहचान कर लोगे कि रोग कौन सा है, गेहूं का टुंडू रोग है या सेहू रोग है। ठीक है। अब इसका कंट्रोल, तो इसका कंट्रोल भी किससे करते हैं? नमक से करते हैं। कितना? 20% नमक, 20% नमक के अंदर बीज उपचार करके बोए, बीज उपचार करें। अगर आप 20% नमक के घोल के अंदर बीज को डुबोकर सोविंग करोगे तो गेहूं का टुंडू रोग और गेहूं का गेंगला रोग दोनों से ही बचाव हो जाएगा, दोनों रोग नहीं लगेंगे गेहूं की फसल में। ये इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। टुंडू रोग आपका कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है नंबर 6 की। नंबर 6 पे कौन सा रोग है? गेहूं का मोलिया डिजीज। कौन सा? गेहूं की मोलिया डिजीज। नंबर 6 पे गेहूं की मोलिया रोग। डिजीज। भाई गेहूं की जो मोलिया डिजीज है, इसका रोग कारक इसका रोग कारक है हेटेरोडेरा एविना नामक सूत्रकृमि। यह भी सूत्रकृमि के द्वारा होता है। कौन सा? हेटेरोडेरा एविनी नामक सूत्रकृमि के द्वारा कौन सा रोग होता है? गेहूं के अंदर मोलिया डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? मोलिया डिजीज। अब इसकी पहचान यानी लक्षण, बेटा मोलिया डिजीज की जो लक्षण है, पहचान है, वो आपके जो सीडलिंग है, सीडलिंग का मतलब है कि गेहूं की जो फसल की अगर जब अपन बुआई करते हैं तो बुआई करते हैं उस टाइम जो गेहूं का जो छोटा पौधा होता है, यानी छोटे वाले जो पौधे का पार्ट है, उसके अंदर आपका पीलापन आ जाना। कैसा? क्या आ जाना? पीलापन आना छोटे वाले पार्ट के ऊपर सोविंग करने के बाद में तुरंत। तो वो जो पीलापन है वो किसका कारण है? गेहूं की मोलिया रोग के कारण आता है। किसका रोग के कारण आता है? मोलिया रोग के कारण आता है। ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख पहचान है, इसका लक्षण है। अब इसका कंट्रोल किससे करते हैं? कंट्रोल, तो बेटा इसका कंट्रोल अपन करते हैं मोलिया डिजीज का। किससे? कि आपको सबसे पहले तो आपको फसल चक्कर अपनाना पड़ेगा, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्कर। अब कुछ बच्चों को फसल चक्कर की डेफिनेशन के बारे में जानकारी नहीं होगी कि फसल चक्कर किसे कहते हैं।
तो बेटा फसल चक्कर की डेफिनेशन है कि किसी निश्चित समय में किसी निश्चित फसल को इस प्रकार से हेर फेर कर बोना कि जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। किसी निश्चित समय में निश्चित फसल को इस प्रकार से हेर फेर कर बोना कि जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे, फसल चक्र कहलाती है, क्रॉप रोटेशन कहलाती है। इसके अंदर क्या है कि आपको कम से कम 3 वर्ष का फसल चक्र बनाना पड़ेगा, 3 वर्ष का फसल चक्र बनाना पड़ेगा। या आप क्या है कि सरसों की फसल लेने के बाद में दूसरी फसल गेहूं की ले सकते हो। फसल चक्कर इसका सबसे प्रभावी नियंत्रण है, किसका? गेहूं की मोल्या रोग का। एक इसके अंदर रजिस्टेंट वैरायटी भी है। रजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है? रोग प्रतिरोध, रोग प्रतिरोध किस्म। ये आपकी राज MR फर्स्ट, राज MR जो फर्स्ट किस्म है, ये इसके प्रति रजिस्टेंट है। किसके प्रति? गेहूं के मोल्या रोग के प्रति। इसमें ये बीमारी नहीं आती है। तो ये आपके 6 के 6 रोग कंप्लीट हो गए। अब एक अन्य रोग है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। बेटा फसल चक्कर से क्या होता है? फसल चक्कर अगर अपन ना अपनाए तो क्या होता है कि इनके जो नेमेटोड्स है ये क्या करते हैं कि सॉइल के अंदर सुसुप्तावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेंसी, डोरमेंसी अवस्था या स्टेज के अंदर ये पड़े रहते हैं। और जब इनको वो इन्वायरमेंटल, वो क्लाइमेट और वो इनकी क्रॉप जब सोविंग हो जाती है तब ये निकल आते हैं जमीन से और आने के बाद में उस फसल पे इफेक्ट डालते हैं। तो इनकी विशेषता देखो, कीटों की, नेमेटोड्स की, इनकी विशेषता है कि दूसरी फसल तब तक ना आए तब तक ये डोरमेंसी अवस्था में रह सकते हैं। ये एक प्रगति की देन है। जब तक दूसरी फसल नहीं आती तब तक ये जमीन के अंदर डोरमेंसी अवस्था, सुसुप्त अवस्था के अंदर पड़े रहते हैं, जबकि नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। इसके बाद में एक अन्य डिजीज है गेहूं की, वो है गेहूं का छाछिया, गेहूं का छाछिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू, इंग्लिश में पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। अन्य डिजीज में है ये। गेहूं का छाछिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया रोग या पाउडरी मिल्ड्यू किसका रोग है? गेहूं का। इसका रोग कारक है इरिसाइपिक, इरिसाइपिक ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई। नामक कवक के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इरिसाइपिक ग्रेमिनीस ट्रिटिसाई नामक कवक के द्वारा होता है। कौन सा? पाउडरी मिल्ड्यू या छाछिया रोग। अब इसकी बेटा पहचान क्या है, लक्षण क्या है? लक्षण, सिम्टम्स। इसका लक्षण है कि जो प्लांट, जो आपका प्लांट है, पौधा है, उसकी जो ऊपरी पत्तियां हैं, ऊपरी पत्तियों के ऊपर, जो ऊपरी यानी नई पत्तियां हैं, उनके ऊपर सफेद रंग का पाउडर जम जाता है। जैसे ये पत्तियां, लीफ है, इसके अंदर जो ऊपरी पत्तियां, नई पत्तियां, उनके ऊपर सफेद रंग का पाउडर जम जाता है। पाउडर किस रंग का? सफेद रंग का, सफेद रंग का। ये इसकी पहचान है, किसकी? गेहूं की छाछिया रोग की, पाउडरी मिल्ड्यू की। अब इसका कंट्रोल, कंट्रोल कैसे करते हैं? इसका जो कंट्रोल है वो आप करोगे किससे? सल्फर, सल्फर या गंधक। गंधक कितना? 25 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। करेंगे, ठीक है। 25 kg गंधक या सल्फर के 25 kg के हिसाब से प्रति हेक्टर के हिसाब से छिड़काव करेंगे। किसमें? गेहूं में, छाछिया रोग में। तो बेटा ये भी आपका कंप्लीट हो गया, गेहूं का छाछिया रोग भी। अब एक क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट आता है कि जो गंधक है, गंधक या सल्फर, इसका एक उपयोग होता है कि गेहूं की
सॉरी सरसों की फसल में, सरसों की फसल में पाला से बचाने के लिए कितने प्रतिशत गंधक का छिड़काव करते हैं? कितने प्रतिशत गंधक का छिड़काव करते हैं किसमें? सरसों की फसल में पाला से बचाने के लिए। तो आपका जवाब होना चाहिए कि 0.1 प्रतिशत, 0.1 प्रतिशत गंधक, गंधक या सल्फर का छिड़काव करते हैं किसमें? सरसों की फसल में पाला से बचाने के लिए। बहुत बार वो क्वेश्चन है बेटा। तो गेहूं के रोग जितने भी है सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके दो चीज और बची है गेहूं के अंदर। एक तो आपका जलवायु, कि कौन सी जलवायु की फसल है और कब लगा, कब इसको क्या इसकी ग्रोथ के लिए कौन सी जलवायु चाहिए, और जो पकते समय कौन सी जलवायु चाहिए। जलवायु, तो बेटा गेहूं की जो फसल है इसको ठंडी और नम, ठंडी और नम जलवायु की फसल है। ठंडी और नम जलवायु की फसल होती है गेहूं। अब इसके अंदर दो है कि जब इसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, कौन सी वृद्धि? वानस्पतिक, मतलब ये बढ़वार कर रही होती है उस टाइम। वनस्पतिक वृद्धि, उस टाइम इसको जलवायु चाहिए, वो है ठंडी और ठंडी व नम जलवायु चाहिए, ठीक है। ठंडी और नम जलवायु मतलब आपको 20 से 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए इसको। जब इसकी वनस्पतिक वृद्धि कर रही है तब इसको ठंडी और नम जलवायु चाहिए। और जब इसके दाने कठोर होने लगते हैं, दाने कठोर, हार्डनेस आने लगती है, उस टाइम में गर्म हुआ शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है गेहूं की फसल को। जब इसकी बढ़वार कर रही है, वनस्पतिक वृद्धि जो हो रही है, उस टाइम इसको ठंडी और नम जलवायु चाहिए। और जब इसके दाने हैं वो हार्डनेस आने लगते हैं, कठोर होने लगता है, पकते समय इसको गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। और वैसे इसको कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी और नम शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ये जलवायु आपका कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले ले। अब बेटा बात आती है इसकी कटाई और भंडारण की, कि इसकी कटाई कब करनी चाहिए, इसका भंडारण कब करना चाहिए। कटाई को इंग्लिश में बोलते हैं हार्वेस्टिंग, भंडारण को बोलते हैं स्टोरेज। कटाई व भंडारण, कटाई व भंडारण। गेहूं की जो फसल है इसकी कटाई कब करनी चाहिए? जब दानों के अंदर 20 से 25% नमी रह जाए। कटाई, दानों में 20 से 25% नमी रह जाए तब करनी चाहिए। और इसका जो भंडारण है, स्टोरेज, भंडारण है जो स्टोरेज, वो कब करना चाहिए? तो भाई इसका जो स्टोरेज है, भंडारण है, वो आपको करना चाहिए दानों के अंदर जब 10 से 12% नमी हो। मतलब बेटा कि जब इसकी कटाई करते हैं तो आपको यह देखना है कि इसके अंदर जो दाने हैं उसमें ओनली 20 से 25% नमी होनी चाहिए। अगर इससे लेट कटाई करोगे तो उनकी बालियां टूट के खेत में गिर जाएगी, किसान के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। इसलिए इसकी जो कटाई है, हार्वेस्टिंग है, वो आपको जब 20 से 25% नमी रहे फसल में तब इसकी कर लेनी चाहिए। उसके बाद में कटाई करने के बाद में 4-5 दिन तक खेत में फसल रखी रहती है। उसके बाद में उसकी थ्रेसिंग होती है। थ्रेसिंग होने के बाद में जब गेहूं घर पे लाते हैं तो उसका स्टोरेज करते हैं। तो कम से कम घर पे आने के बाद में भी उसको 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाना चाहिए ताकि उसके अंदर कोई कीट ना लगे। और धूप में सुखाने के लिए उसकी जो राइट नमी है वो कितनी हो जाएगी? 10 से 12% हो जाएगी। 10 से 12% उसकी नमी रह जाएगी, तब उसका भंडारण करना चाहिए। इसमें भंडारण में कीट लगता है जो खपरा बिटल, गेहूं के अंदर खपरा बिटल है। लेकिन मैं आपका जो भंडारण जो टॉपिक है गेहूं का, स्टोरेज का, सभी क्रॉप का, वहां पे पढ़ाऊंगा इसको डिटेल के अंदर।
ये आपका कटाई और भंडारण कंप्लीट है। अब बेटा इसमें एक दो कीट भी लगते हैं गेहूं की फसल में। जैसे प्रमुख कीट है इसका दीमक। कौन सा है? दीमक, जिसका प्रमुख कीट है गेहूं का। प्रमुख कीट दीमक। दीमक को ओडेंटोटर्मस ओबेसस बोलते हैं। इसका बोटनिकल नेम है बेटा, बोटनिकल नेम याद रखना, ओडेंटोटर्मस ओबेसस। किसका? दीमक का। अब दीमक को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है कि क्विनालफोस। कौन सा? क्विनालफोस। इसका 450 ml प्रति 100 kg सीड को उपचारित करके बोएं। क्विनालफोस 450 ml प्रति 100 kg, 1 क्विंटल के बीज को उपचारित करके इसकी सोविंग करें। दूसरा, अगर खड़ी फसल के अंदर दीमक लग गई, आपकी खड़ी फसल के अंदर दीमक लग गई, तो क्लोरोपाइरीफोर्स। कौन सा? क्लोरोपाइरीफोर्स। कितना? 4 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से खड़ी फसल में। खड़ी फसल में सिंचाई के साथ, सिंचाई के साथ देवें, सिंचाई के पानी के साथ में देवें। बेटा अगर आपकी खड़ी फसल के अंदर दीमक लग चुकी है, गेहूं की आपने सीड ट्रीटमेंट करके नहीं बोया और दीमक लग गई, तो आपको क्लोरोपाइरीफोर्स कितना? 4 kg प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे मैं इसका बेस्ट कंट्रोल बता रहा हूं आपको कि इससे भी बेस्ट कंट्रोल है आपका एक बायर कंपनी। बायर कंपनी के अंदर रीजेंट GR और रीजेंट SC दो चीज आती है। रीजेंट GR है वो दानेदार फॉर्म में होता है और रीजेंट SC है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। तो उन दोनों का रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट रिजल्ट है, कंट्रोल होता है, और वो भी 3 महीने के लिए कंट्रोल होता है। अब मैं थोड़ा दीमक के बारे में चर्चा कर लेता हूं कि दीमक, आपने कभी इसकी लाइफ सर्किल पढ़ी है? अभी आप 12th का एग्जाम दे के आए हैं, तो दीमक की जो लाइफ सर्किल यानी जीवन चक्कर कैसा होता है, मैं लाइफ की सर्किल के बारे में बात कर रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेटा दीमक एक ऐसा कीट है, दीमक एक ऐसा कीट है जो कहां पे कैसे रहता है? समाज में रहता है। जैसे अब मनुष्य समाज में रहते हैं ना, वैसे ये भी समाज में रहता है, यानी एक अपनी कॉलोनी बना के रहता है दीमक। 10 मिनट कॉलोनी बना के रहता है। तो इसकी एक खूबी होती है, इसको कंट्रोल करना इजी बात नहीं है। इसकी एक खूबी होती है। खूबी क्या होती है कि ये जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से ही वापस लौट के आती है, दूसरे रास्ते से नहीं, रास्ता चेंज नहीं करती। दीमक की सबसे बड़ी विशेषता है। अब दीमक की जो कॉलोनी, उसमें कौन कौन होते हैं? एक तो राजा और रानी होते हैं, जिनका काम होता है कि संतान को पैदा करना। उसके बाद में उसमें सैनिक होते हैं। सैनिक का काम है कि जो बाहरी प्राकृतिक शत्रु है उनसे उनको रक्षा करना, यानी सिक्योरिटी गार्ड। और उसके बाद में उसमें होते हैं श्रमिक। श्रमिक का काम है कि भोजन की तलाश करना और भोजन लेके वहां पे आना। जहां दीमक रहती है उसको टर्मिनल बोलते हैं। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे आप लोग एग्जाम बुक्स में पढ़ा है फोरेट को यूज करते हैं खेतों के अंदर। अब फोरेट से क्या होता है कि फोरेट के अंदर स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल है, बहुत भयंकर स्मेल है। अगर फोरेट यहाँ खेत में डाल लिया तो 2-3 खेत दूर तक भी उसकी स्मेल रहती है। अब दीमक क्या करती है कि भोजन करने के लिए आएगी और ये देखेगी खेत के अंदर फोरेट डली हुई है, जबकि फोरेट कभी उसको नष्ट नहीं करेगी, दीमक को उसको भगा देगी। बदबू आएगी तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेगी। वो क्या करेगी, इस खेत में फोरेट डली है तो वो यहां से वापस आके और दूसरे खेत के अंदर चली जाएगी जहां पे कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डला हुआ, और वहां से अपना भोजन ग्रहण कर लेगी। अब ये इतना, मतलब जो कीट है इतना दिमागी कीट है कि वहां पे 3-4-5 दिन तक भोजन करेगा, उसके बाद में ये वापस जाके देखेगा कि ये जो खेत था वो सही हो गया कि नहीं हो गया, वहां पे स्मेल आ रही कि नहीं आ रही। और दीमक की स्मेल 4 से 5 दिन तक आती है।
4 से 5 दिन बाद में वापस यहाँ पे आएगा जिस खेत में पहले आ रहा था और वहां से भोजन करना चालू कर देगा। तो किसान को लगता है फोरेट डालने के बाद में दीमक खत्म हो गई, लेकिन 5-7 दिन बाद में वापस से वही दीमक का असर होने लगता है। तो इसका नष्ट नहीं होती है दीमक फोरेट से। इसकी जगह अगर आप रीजेंट एक तो होता है SC और एक होता है रीजेंट GR, बायर कंपनी का है, बायर प्रो एग्रो इस कंपनी की प्रोडक्ट है। अगर आप इसको डालोगे, रीजेंट SC को डालो या रीजेंट GR को डालो, तो ये क्या करती है, उसको डायरेक्ट उसके तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डालती है। दीमक के तंत्रिका तंत्र पर इफेक्ट डालेगी और उसको नष्ट कर देगी, डायरेक्ट नष्ट करने का काम करती है। इसमें स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। तो सबसे बेस्ट इसका जो कंट्रोल है वो रीजेंट से है, रीजेंट GR या रीजेंट SC से। तो बेटा आज इसके साथ ही में गेहूं का जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो चुका है, कंप्लीट करवा दिया है। अब कल मैं आपको गेहूं के 40 से 50 क्वेश्चन दूंगा। आपसे आशा करता हूं कि आप लोग कल तक इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर ले। जितने भी मेरे वीडियो मैंने आपको अपलोड करवाए हैं वो सारे के सारे वीडियो आप ध्यान से सुन लें, नोटबुक में नोट कर लें और उसको पढ़ लें। कल आपको क्वेश्चन देंगे, आपको आंसर देना है, अगले दिन मैं उनका सोल्व करवाऊंगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल एजिटिस आएंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ICR BHU जेट जो लेवल है बिल्कुल नीचे का लेवल है, ICR और BHU लेवल है वो ऊपर का लेवल है। तो मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा वो ICR और BHU के लेवल से बनाऊंगा। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको ना आए, और कंप्लीट गेहूं की फसल में से दूंगा। तो आपको जो मैंने जितनी मेहनत करवाई है इसमें कल आपका पता चलेगा कि आप कितने पढ़ते हो। ऑनलाइन फर्स्ट बार हो रहा है, कोविड-19 के चलते ऑनलाइन को चालू करना पड़ा, और इसके अंदर आपकी जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से आप कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और वीडियो को जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने हैं वो इसको लाइक करें। कल के लिए जय हिंद, जय भारत।